जब मैं जेल से बाहर निकला तो जेल के गेट पर दर्जनों लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। सैकड़ों भाई मुझे देखते ही एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सबसे आगे खड़ी रोल्स रॉयस का दरवाज़ा खोला और मुझसे वापस आकर सब कुछ संभालने की विनती की। लेकिन मैं मुड़कर चला गया और सिर्फ इतना कहा, आज के बाद अगुओजियांग लोंग नाम का कोई इंसान नहीं रहेगा। 15 साल पहले मैंने नदी किनारे अकेले सिर्फ एक चाकू के दम पर 1000 लोगों का सामना किया था। आधी नदी खून से लाल हो गई थी और तभी से लोग मुझे गुओजियांग लोंग के नाम से जानते थे। फिर एक दिन मेरी गर्भवती प्रेमिका जेल में मुझसे मिलने आई, लेकिन मेरे हाथों खून लग चुका था, इसलिए जेल से निकलने के बाद कोई भी मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। मैं अपनी 15 साल से न देखी बेटी के साथ रिश्ता सुधारना चाहता था। तभी मेरी पत्नी अक्सर शिकायत करती थी कि स्कूल की कैंटीन का मालिक बच्चों को सड़ा हुआ मांस खिलाता है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने स्कूल के बाहर टिफिन बेचने का ठेला लगा लिया। खाना स्वादिष्ट भी था और सस्ता भी, इसलिए छुट्टी के बाद बहुत से बच्चे मुझसे खाना खरीदने लगे। लेकिन मेरी बेटी नुओ वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। इतनी छोटी उम्र में उसने बाल रंग लिए थे, कानों में बालियां पहन रखी थीं और कुछ बिगड़ैल लड़कियों के साथ घूमती रहती थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। अरे, ये वही नहीं है तुम्हारा बाप जो जेल काट कर आया है? अंकल, सुना है आपने कबाड़ चोरी किया था और गलती से बिजली की केबल काट दी, इसलिए 15 साल की जेल हो गई। आपकी किस्मत तो सच में बहुत खराब निकली। नुओ को शर्म से सिर झुक गया। वो जल्दी से मेरे पास आई और विनती करते हुए बोली, प्लीज यहाँ मत आया करो। तुम्हारी वजह से दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होती मैंने है। उसके हाथ में एक टिफिन देते हुए प्यार से कहा, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें स्कूल का खाना पसंद नहीं है, इसमें तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई। दफा हो जाओ। नुओ ने गुस्से में टिफिन मेरे ऊपर दे मारा। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। बस करो। बचपन से ही तुम्हारी उस शर्मनाक जेल की वजह से मुझे बिना बाप की औलाद कहकर सबने तंग किया। बड़ी मुश्किल से मेरे कुछ दोस्त बने हैं और अब तुम फिर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने आ गए हो। इतने में उसकी एक सहेली अंकल, आपने अपील क्यों नहीं की? मेरे बड़े भाई ने तो किसी की टांग तोड़ दी थी, फिर भी सिर्फ 3 साल की सजा हुई। और आपने थोड़ा सा कबाड़ चुराया तो पूरे 15 साल। हा हा हा, ये तो बहुत मजेदार है। सब जोर जोर से हंसने लगे। मेरी असली सजा का कारण मेरी पत्नी ने कभी नुओ को नहीं बताया। अगर लोगों को पता चल जाता कि वो गुओजियांग लोंग की बेटी हैं, तो अनगिनत दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते। मैंने चेहरे पे लगा खाना पोंछा और धीरे से कहा, जेल जाना कोई गर्व की बात नहीं होती। तुम लोगों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। फिर मैंने एक और टिफिन उसकी तरफ बढ़ाया। बस करो। तभी स्कूल की कैंटीन का मालिक कुछ गुंडों को लेकर तेजी से मेरी तरफ आया। उसने नुओ के लिए रखा टिफिन उठाकर जमीन पर दे मारा और मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, हरामजादे, मेरी कैंटीन से धंधा छीनने आया है। मैंने पहले ही कहा था, अगर दोबारा यहाँ टिफिन बेचता दिखा तो जान से मार दूंगा। मैं झुककर जमीन पर बिखरा टिफिन उठाने लगा और धीरे से बोला, माफ कीजिए, मैं अभी चला जाता हूं। लेकिन उसने बिना कुछ सुने मुझे जोरदार लात मार दी। क्या मैंने तुझे दूसरी बार नहीं चिताया था? उसकी लात से मैं जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर लाल बालों वाली लड़की तुरंत देखो, तुम्हारे पापा को मार रहे हैं। नुओ मेरी तरफ घूरती रही। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं जानता था वो चाहती थी कि मैं पलटकर जवाब दूं, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि अब कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने कैंटीन वाले से विनम्रता से कहा, सर, हम भी 15 युआन में ही एक टिफिन बेचते हैं। हम आपसे सस्ता नहीं बेच रहे। फिर आपका ग्राहक कैसे छीन रहे हैं? बच्चे बस थोड़ा अच्छा खाना चाहते हैं। वो ठंडी हंसी हंस कर बोला, मतलब तू कहना चाहता है कि मेरी कैंटीन का खाना खराब है? चल जरा देखते हैं तेरे खाने में ऐसा क्या खास है। उसके साथ आया हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा, मेरा पूरा ठेला उठाकर उलट दिया। कई बड़े बड़े बर्तन जमीन पर गिर पड़े। सारा खाना मेरे ऊपर बिखर गया। कैंटीन का मालिक झुककर मेरे बाल पकड़, हरामजादे, इतने सारे माता पिता ने मेरी शिकायत की, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और अब तू मुझे गिराने चला है? पता भी है मेरे कितने बड़े बड़े लोगों से संबंध हैं। मैंने विनम्रता से कहा, सर, अगर आपको मेरा ठेला यहां पसंद नहीं है तो मैं इसे कहीं और लगा लूंगा। मेरे बार बार झुक जाने से नुओ का गुस्सा और बढ़ गया। वो दांत भींच कर कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी लाल बालों वाली सहेली ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। जैसा कि उसने सोचा था, कैंटीन वाले ने तुरंत मुड़कर नुओ को घूरा। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि उसके साथ घूमने वाले सारे लड़के लड़कियां तुरंत भीड़ में छिप गए। अब कोई भी नुओ के पास खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये लोग सिर्फ सीधे सादे लोगों पर रौब झाड़ सकते थे।
लेकिन जैसे ही असली समाज के दबंग लोगों का सामना हुआ, सबकी हिम्मत जवाब दे गई। कैंटीन वाला ठंडे स्वर में बोला, सुना है तू आज 300 टिफिन बेच चुका है। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। हाँ, मैंने इतने टिफिन बेचे थे, लेकिन बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए मैं बहुत कम मुनाफा रखता था। मेरी कमाई मुश्किल से 10% ही होती थी। मैंने धीमे से कहा, सर, ये तो सरासर ज्यादती है। वो व्यंग्य से मुस्कुराया और उस हट्टे कट्टे आदमी की तरफ देखकर बोला, इसे जरा दिखाओ। वो आदमी नीचे झुका, जमीन से शिमला मिर्च और मांस की सब्जी उठाई और हंसते हुए बोला, वाह, इसमें तो शिमला मिर्च से ज्यादा मांस है। ऐसा धंधा करेगा तो भगवान से भी नहीं डरता क्या? ये कहते हुए उसने पूरी सब्जी मेरे चेहरे पे मल दी और मेरा सिर पकड़कर जमीन पे रगड़ने लगा। खुद घटिया खाना बेचता है और दूसरों को भी बेचने नहीं देता, लेकिन ये ठेले वाला भी कितना डरपोक है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कब का उसका जवाब दे चुका होता। सच है, जो डरता है वही सबसे ज्यादा पिसता है। मैं किसी तरह उठकर बैठा और चेहरे से मिर्च का रस पोंछा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, सबसे पहले नुओ का मायूस चेहरा दिखाई दिया। वो सुन्न होकर बोली, अब अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम पलटकर जवाब भी नहीं दोगे? कैंटीन वाला झुंझलाकर नुओ से बोला, अरे लड़की, तुझे इससे क्या लेना देना? अगर एक शब्द और बोली तो तेरा स्कूल छुड़वा दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और विनती करते हुए कहा, मैं अभी चला जाता हूं। अगर आपको नुकसान की भरपाई चाहिए तो मैं पूरी रकम नहीं दे सकता। आप जितना मुनाफा कमाते उतना बता दीजिए, मैं वही भर दूंगा। मैं हार मानता हूं। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। क्या मैं इतना बेवकूफ दिखता हूं? तुझे अपना मुनाफा बता दूं ताकि तू मेरा पूरा कारोबार ही समझ जाए? इतना कहकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने हाथ उठाकर मेरे गाल पर लगातार 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। मुझे फिर से थप्पड़ खाते देखकर नुओ गुस्से से चिल्ला उठी, आखिर कब तक ऐसे ही मार खाते रहोगे? एक बार तो जवाब दो। उस बदतमीज लड़की को पकड़कर मेरे सामने लाओ। हट्टा कट्टा आदमी तुरंत नुओ की तरफ बढ़ा। ये देखकर लाल बालों वाली लड़की डर के मारे तुरंत उससे दूर हट गई, मानो उसका नुओ से कोई रिश्ता ही ना हो। मैं घबरा गया और दौड़कर नुओ की तरफ भागा, लेकिन कैंटीन वाले ने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। मैंने साधारण शर्ट पहन रखी थी। उसने इतनी जोर से खींचा कि मेरी शर्ट फट गई और उसी पल मेरे सीने पर बना विशाल क्षितिगर्भ चिसावा का टैटू सबके सामने आ गया। टैटू देखते ही चारों तरफ से हैरानी भरी आवाजें गूंज उठीं। नुओ की तरफ बढ़ रहा वो हट्टा कट्टा आदमी भी ठिठक गया। क्षितिगर्भ का टैटू? क्या ये वही टैटू नहीं है जो गुओजियांग लोंग बनवाता था? कैंटीन वाला अविश्वास से मेरे टैटू को हाथ से रगड़ने लगा। कहीं ये नकली टैटू तो नहीं? उसने जोर जोर से कई बार रगड़ा, लेकिन टैटू नहीं मिटा। जब उसे यकीन हो गया कि ये असली है तो वो जोर से हंस पड़ा। वाह रे, एक टिफिन बेचने वाला, और हिम्मत देखो, गुओजियांग लोंग जैसा टैटू बनवा रखा है। हट्टा कट्टा आदमी घबरा कर बोला, कहीं ये सच में गुओजियांग लोंग तो नहीं? सुना है वो हाल ही में जेल से बाहर आया है। कैंटीन वाले ने आंखें घुमाई और तिरस्कार से हंस पड़ा। अरे छोड़ भी, तुझे लगता है गुओजियांग लोंग जैसा आदमी चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर यहाँ सड़क किनारे टिफिन बेचेगा? इतना कहकर उसने अचानक मेरे पेट में जोरदार मुक्का मारा। मैं दर्द से पेट पकड़कर झुक गया, जबकि वो हंसते हुए बोला, टैटू तो बड़ा बनवा लिया। असली गुओजियांग लोंग ने अकेले एक चाकू से 1000 लोगों का सामना किया था, और तू तो बस मरने के लिए पैदा हुआ एक निकम्मा है। फिर उसने मोबाइल निकालकर मेरी एक तस्वीर खींची और बोला, अब तेरा खेल खत्म। मैंने तेरी फोटो युआंडा ग्रुप वाले अपने दोस्तों को भेज दी है। वे अभी यहीं पहुंच रहे हैं। आज तू सच में बचने वाला नहीं। नुओ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो स्तब्ध होकर मुझे देखने लगी। ये तुमने कैसा टैटू बनवा रखा है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम पहले घर चली जाओ। लेकिन अचानक नुओ फूट फूट कर रोने लगी। तुम तो बस कबाड़ चोरी के आरोप में जेल गए थे, फिर शरीर पर क्षितिगर्भ का टैटू क्यों बनवाया? तुम जानते भी हो, इन सालों में बहुत से लोगों ने खुद को गुओजियांग लोंग बताकर लोगों को ठगा था। युआंडा ग्रुप ने उन सब का अंत कर दिया। तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मैं हैरानी से उसे देखता रह गया। क्या वो मेरी चिंता कर रही थी? भले ही वो मुझे एक कमजोर और शर्मनाक पिता समझती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। भागने की कोशिश भी मत करना। पहले तो मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब तुमने खुद अपनी मौत बुला ली है। तभी कैंटीन वाले का फोन बजा। उसने बड़ी बेपरवाही से फोन उठाया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखें फैल गईं। वो अवाक मेरी तरफ देखने लगी। फोन काटने के बाद उसने घबराकर एक गहरी सांस ली। पास खड़ा हट्टा कट्टा आदमी हैरानी से पूछने लगा कि क्या हुआ। कैंटीन वाले ने कांपती आवाज में जवाब दिया। हट्टा कट्टा आदमी ये सुनकर दंग रह गया। सिर्फ किसी के गुओजियांग लोंग का नाम इस्तेमाल करने पर ही युआंडा ग्रुप के सारे बड़े लोग खुद यहां आ रहे थे।
कैंटीन वाला मेरी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसा। उधर नुओ पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कैंटीन वाले की धमकी भूलकर दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझे जोर से धक्का देकर बोली। जल्दी भागो। मैंने उसकी आंसुओं से भरी आंखों की ओर देखा। दिल में फिर वही टीस उठी। सब मेरी ही गलती थी। मेरी वजह से मेरी पत्नी और बेटी ने पूरे 15 साल तक दुख झेला। रोते हुए नुओ कैंटीन वाले से बोली। मेरे पापा ने कोई बुरा इरादा नहीं रखा था। कैंटीन वाला पहले तो चौंका, फिर जोर जोर से हंसने लगा। लोहे का कबाड़ चुराने के जुर्म में जेल गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात भी कोई हो सकती है? नुओ अपमान से कांप उठी। फिर भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे वहां से ले जाने लगी। लेकिन कैंटीन वाला अपने आदमियों के साथ हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए हमारा रास्ता रोक लिया। नुओ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कैंटीन वाला व्यंग्य से हंस रहा था। चारों तरफ से हम पूरी तरह घिर चुके थे। नुओ घबराकर इधर उधर देखने लगी। आखिर उसने मदद की उम्मीद में अपने उन दोस्तों की तरफ देखा जिनके साथ वो रोज घूमती थी। वो टूटे हुए स्वर में बोली, कृपया हमारी मदद करो। लेकिन किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। तभी लाल बालों वाली लड़की आगे आई। नुओ हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन उस लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम सच में हमारी दोस्त होती तो ऐसे वक्त में हमें इस मुसीबत में कभी नहीं घसीटती। इतनी बड़ी आफत मोल लेकर अब हमें भी इसमें फंसाना चाहती हो? तुम हमारी दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हो। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी लड़कियां भी उसका साथ देने लगीं। बिल्कुल। क्या तुम चाहती हो कि हम भी तुम्हारे साथ मरने चलें? और तुम्हें अभी भी याद है कि हमने भाईचारे की कसम खाई थी? रोज साथ घूमना फिरना अलग बात है, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी जान कौन जोखिम में डालेगा? हम युआंडा ग्रुप से दुश्मनी नहीं ले सकते। नुओ घबराकर बोली, मैं तुमसे युआंडा ग्रुप के खिलाफ खड़े होने को नहीं कह रही। बस हमारी थोड़ी मदद कर दो। हमें यहाँ से निकल जाने दो प्लीज। लेकिन उसके सभी दोस्त चुपचाप खड़े रहे। एक भी इंसान आगे नहीं आया। मैं समझ गया। इस पल नुओ की पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। उसे देखकर मेरे दिल में सिर्फ दर्द था। 15 साल जेल में रहने के दौरान मैं जानता था कि मेरी बेटी ने कितनी बेइज्जती और तकलीफें झेली होंगी। वो दोबारा किसी की कमजोर शिकार नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए उसने इन आवारा लड़के लड़कियों का साथ पकड़ लिया था ताकि कोई उसे तंग न कर सके। घबराहट में नुओ भीड़ को धक्का देकर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका नाजुक शरीर उन गुंडों का मुकाबला कैसे कर सकता था? कैंटीन वाले ने झुंझलाकर हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए झपटा। उसी क्षण मैंने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वो सन्न रह गया। अविश्वास से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तू, मैंने बहुत पहले लड़ना छोड़ दिया था। लेकिन वो फिर भी घमंड से बोला, एक टिफिन बेचने वाला मुझे धमका रहा है। चल, अब तेरे सामने ही इसे मारता हूं। हालांकि उसका हाथ मेरी पकड़ में था, फिर भी उसने तुरंत दूसरी टांग उठाकर नुओ को लात मारने की कोशिश की। लेकिन मैं उससे भी तेज था। जैसे ही उसने पैर उठाया, मैंने उसकी दूसरी टांग पर जोरदार लात मारी। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। उसे इस तरह गिरता देखकर भीड़ में कई लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपनी बेइज्जती से बौखलाकर वो उठ खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाने लगा। इतने में वो हट्टा कट्टा आदमी अपने साथियों के साथ मेरी तरफ दौड़ पड़ा। नुओ घबरा गई। भीड़ में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसने रोते हुए मुझसे कहा, पापा चलो यहाँ से। मैंने उन लोगों की तरफ देखा जो मेरी ओर दौड़ रहे थे। फिर हल्की सी सांस लेकर नुओ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, क्या तुम सच में गुओजियांग लोंग की बहुत इज्जत करती हो? वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि गुओजियांग लोंग कौन था। इतने में वो हट्टा कट्टा आदमी मेरे सामने पहुंच चुका था। उसने पूरी ताकत से मुक्का मेरे चेहरे की तरफ चलाया। मैं जरा भी नहीं हिला, बस एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। वो पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन उसका मुक्का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। अपने सरदार को काबू में देखकर बाकी गुंडे चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़े। मैंने बिना घबराए उसी हट्टे कट्टे आदमी को एक हाथ से उठा लिया और पूरी ताकत से बाकी लोगों की तरफ फेंक दिया। वो सीधे अपने साथियों पर जा गिरा। एक के बाद एक कई लोग जमीन पर लुढ़क गए और दर्द से चीख उठे। ये देखकर कैंटीन वाला घबरा गया और जोर से चिल्लाया, जल्दी हमला करो। इतने सारे लोग मिलकर भी क्या तुम एक टिफिन बेचने वाले को नहीं हरा सकते? मौका देखते ही नुओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहां से खींचकर ले जाने लगी। लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वो घबरा कर बोली, चलो जल्दी, युआंडा ग्रुप के लोग आ गए हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर आज हम भाग गए तो ये लोग फिर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है आज ही इस मामले का हमेशा के लिए फैसला कर। बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले अपनी जान बचाओ। मैंने धीमे से कहा, मैंने किसी की नकल नहीं की है। नुओ ठिठक गई और हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं समझ गया था आज सच छिपाया नहीं जा सकता।
उसी समय अचानक आसमान में हेलीकॉप्टरों की तेज आवाज गूंज उठी। सबने सिर उठाकर ऊपर देखा। 2 हेलीकॉप्टर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, युआंडा ग्रुप। ये देखकर कैंटीन वाला खुशी से उछल पड़ा। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चीखते हुए कहा, अभी तो बड़ी बहादुरी दिखा रहा था ना, अब देख, युआंडा ग्रुप के लोग आ गए हैं। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तमाशा देखने आए लोग तुरंत दोनों तरफ हट गए। सड़क के दूसरे छोर से एक के बाद एक रोल्स रॉयस और मायबैग की लंबी कतार हमारी तरफ बढ़ने लगी। नुओ का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वो रोते हुए बोली, मां ने मुझे अकेले पाला है। उन्होंने 15 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। वो हमेशा कहती थी कि मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए। कहती थी कि तुम एक भरोसेमंद इंसान हो। लेकिन बताओ, आखिर तुम किस बात के भरोसेमंद हो? जहां भी जाते हो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हो। मैंने गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दो। मैंने दोनों हाथों से नुओ का चेहरा थाम लिया। उसे इस तरह फूट फूट कर रोते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। तभी गाड़ियों का काफिला आकर रुक गया। मेरे पुराने साथी एक एक करके नीचे उतरे और मेरी तरफ बढ़ने लगे। कैंटीन वाला तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचा और उत्साह से बोला, सर, यही है वो आदमी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए खूब बढ़ा चढ़ाकर पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। यही खुद को गुओजियांगलोंग बताकर घूम रहा है। मुझे पता चला तो मैंने सोचा युआंडा ग्रुप की तरफ से इसे सबक सिखा दूं। लेकिन ये तो युआंडा ग्रुप की भी परवाह नहीं करता। मार खाने के बाद भी भागने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग उत्साह से आपस में बातें करने लगे। सचमुच ये युआंडा ग्रुप के लोग हैं। हे भगवान, अब तो इस आदमी की मौत पक्की है। रोज तो इन बड़े लोगों की एक झलक भी नहीं मिलती, और आज सारे के सारे यहाँ इकट्ठा हो गए। कमाल है। दिल तो करता है जाकर इनमें से किसी को अपना बड़ा भाई बना लूं। अरे पागल मत बन। तुझे लगता है ये सड़क छाप गुंडे हैं? इनसे पंगा लिया तो जिंदा नहीं बचेगा। यहां तक कि जो आवारा लड़के लड़कियां अभी तक नुओ के साथ घूमते थे, वे भी उत्साह में अपने मोबाइल निकालकर हमारी वीडियो बनाने लगे। उनकी ये खोखली दोस्ती देखकर हंसी भी आती थी और तरस भी। लेकिन नुओ के उन तथाकथित दोस्तों से अलग मेरे सभी भाई सिर्फ मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। ये सभी मेरे युआंडा ग्रुप के भाई थे। मैं 15 साल जेल में रहा और ये भी पूरे 15 साल मेरा इंतजार करते रहे। 5400 से भी ज्यादा दिन। लेकिन इनकी वफादारी कभी नहीं बदली। इनका बस एक ही सपना था कि मैं एक दिन वापस लौटूं। मैंने तो सोचा था कि अब शायद उनसे दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। सर, अभी अभी मैंने युआंडा ग्रुप की इज्जत बचाने के लिए इस आदमी की जमकर पिटाई की है। इसकी ये हालत देख रहे हैं ना? ये सब मैंने ही किया है। नूनू ने देखा कि वे सभी लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती हुई बोली, सर, मेरी बात सुनिए। ये मेरे पापा हैं। बहुत साल पहले इन्हें जेल हुई थी। ये टैटू भी उन्होंने उसी समय बनवाया था। लेकिन जब ये वापस आए तो मैं इनसे नफरत करती थी क्योंकि ये जेल काट कर आए थे। मैंने कभी इनके पास जाकर ध्यान से नहीं देखा, इसलिए मुझे आज तक इस टैटू के बारे में पता ही नहीं था। अगर पहले पता होता तो मैं इन्हें कभी ऐसा टैटू दिखाकर घूमने नहीं देती। मेरी माँ ने इनका बहुत सालों तक इंतजार किया है। इनका युआंडा ग्रुप को उकसाने का कोई इरादा नहीं था। इन्होंने कभी गुओजियांगलोंग बनने की कोशिश भी नहीं की। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करती हूँ, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगी। मेरी खातिर नुओ सचमुच घुटनों के बल बैठ गई। वो इतना रो रही थी कि उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल जैसे टूट गया। तभी कैंटीन वाला व्यंग्य से हंस पड़ा, तू क्या समझती है अपने आप को? तेरे घुटनों की आखिर क्या कीमत है? लेकिन उसके इतना कहते ही अचानक युआंडा ग्रुप के सभी निदेशक एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि नुओ का प्रणाम स्वीकार करे। एक पल में पूरा माहौल बदल गया। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी ने एक साथ सिर झुकाकर पूरे सम्मान से कहा, ड्रैगन भाई या लॉन्ग भाई, जैसा आगे नाम इस्तेमाल करना चाहें। नुओ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कैंटीन वाले का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो घबराकर चीख उठा। उसी समय मेरे लोगों ने उसे जमीन पर दबोच लिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। कैंटीन वाला बुरी तरह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं नुओ के पास गया और उसे धीरे से उठाकर खड़ा कर दिया। वो तो खड़ी हो गई, लेकिन मेरे सारे साथी अब भी घुटनों के बल बैठे रहे। जब तक मैं कुछ नहीं कहता, उनमें से कोई भी उठने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नुओ ने अविश्वास से मेरी ओर देखा और धीमे से पूछा, क्या ये सच है कि 15 साल पहले आपने अकेले सिर्फ एक चाकू लेकर 1000 लोगों का सामना किया था और आधी नदी खून से लाल हो गई थी? एक इंसान आखिर 1000 लोगों से कैसे लड़ सकता है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ये सच है।
लेकिन पहले इस आदमी का हिसाब कर लेते हैं, फिर तुम्हें सब बताऊंगा। मैंने कैंटीन वाले की तरफ एक नज़र डाली। मेरे साथी मेरा इशारा समझ गए। वे तुरंत उसे घसीटते हुए मेरे सामने ले आए। अब उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। वो डर के मारे चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा था। उसे जमीन पर ऐसे घसीटा जा रहा था जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। उधर वही हट्टा कट्टा गुंडा भी पूरी तरह सहम गया था। कुछ देर पहले जो सबसे ज्यादा अकड़ दिखा रहा था, अब उसके पैर कांप रहे थे। वो भीड़ में छिपकर भागने की कोशिश करने लगा। मैंने लाल बालों वाली लड़की की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, उन्हें भी यहां ले आओ। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आसपास खड़े लोग खुद ही उससे दूर हट गए। गुओजियांग लोंग का नाम सुनते ही कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। जो लड़के लड़कियां अभी तक नुओनियों के बड़े दोस्त बनते फिरते थे, अब सब सिर झुकाए कांपते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर शर्म, डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तभी मेरे एक साथी ने आदर से पूछा, ड्रैगन भाई, इनके साथ क्या करना है? मैंने पहले कैंटीन वाले की तरफ देखा। वो डर के मारे कांप उठा। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और ऊपर से उसकी ओर देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारा धंधा नहीं छीना। हम दोनों एक ही दाम पर टिफिन बेचते थे। अगर बच्चे तुम्हारी कैंटीन से खाना लेते तो आराम से मेज कुर्सी पर बैठकर खाते, लेकिन मेरा खाना खरीदने के लिए उन्हें स्कूल से बाहर निकलना पड़ता था। धूप हो या बारिश, सड़क किनारे बैठकर खाना पड़ता था। मेरे पास तो बैठने के लिए एक मेज कुर्सी तक नहीं थी। फिर भी उन्होंने मेरा खाना चुना। क्यों? कैंटीन वाले ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं लालची था। मेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं थी। मुझसे गलती हो गई। मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। तभी मेरा एक साथी टूटा हुआ ठेला देखकर बोला, ड्रैगन भाई, आज लगभग 300 टिफिन बेच चुके थे। ये सारा खाना इसने उलट दिया था, या फिर इसके पैसे देकर खरीदा था? कैंटीन वाला तुरंत बोला, मैंने खरीदा था। ड्रैगन भाई इतनी मेहनत कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका सारा खाना खरीद लिया था। मेरे साथी ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब भी चाहते हो कि ये तुम्हें मुआवजा दें? वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती मेरी थी। मैं पहचान नहीं पाया कि आप कौन हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, अच्छा, अगर तुमने ये खाना खरीदा है तो अब इसे खाओ। वो स्तब्ध रह गया। उसने जमीन पर बिखरे हुए खाने के पहाड़ की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, ये सब? मेरे एक साथी ने गुस्से से दहाड़ लगाई। डर के मारे वो तुरंत चारों हाथ पैरों के बल रेंगता हुआ खाने तक पहुंचा और कुत्ते की तरह जमीन से खाना खाने लगा। मैंने पूछा, कैसा है स्वाद? वो मुंह में खाना भरते हुए बोला, बहुत बहुत स्वादिष्ट, मेरी कैंटीन के खाने से कहीं बेहतर। मैंने कहा, अच्छा है तो फिर पूरा खत्म करो। वो रोते हुए बोला, ये तो 300 लोगों का खाना है, मैं अकेला कैसे खा सकता हूं? मेरे साथी तुरंत गरज उठे। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो तुम्हारे हिसाब से जिसके पास ताकत है उसे कमजोरों को सताने का हक मिल जाता है? अगर ऐसा है तो क्या मुझे भी तुम्हारे साथ वही करने का हक है? मैंने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और गहरी सांस लेकर कहा, मैं समझता हूं कि कारोबार में मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन जिन बच्चों का शरीर अभी बढ़ रहा है, कम से कम उनके खाने के मामले में तो ईमानदारी रखनी चाहिए। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या तुमने कभी उन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया? अगर लोग मजबूर न होते तो क्या वे स्कूल छोड़कर सड़क किनारे बैठकर टिफिन खाते? कैंटीन वाला जल्दी जल्दी बोला, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मेरे लोगों ने उसे घसीट कर वहां से ले गए। जैसा उन्होंने कहा था, वो चाहे जाना चाहता हो या नहीं, आखिरकार युआंडा ग्रुप उसे खुद विदेश जाने के लिए मजबूर कर देता। उसी समय नुओ के वे तथाकथित दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। लाल बालों वाली लड़की रोते हुए बोली, अंकल, हम अब कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने उसके लाल रंगे बालों पर हल्के से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का नहीं सोचा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मन लगाकर पढ़ाई करो। ऐसी बेकार की गुंडागर्दी को अपना आदर्श मत बनाओ। स्कूल में दबंगई करना, 10-10 बड़े भाइयों से रिश्ता जोड़ना तुम्हें आज भले ही बहुत ताकतवर महसूस कराए, लेकिन जब तुम समाज में कदम रखोगे, यही आदतें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैंने आह भरी और चुपचाप अपना बिखरा हुआ ठेला समेटने लगा। मेरा इरादा हमेशा साधारण जिंदगी जीने का था। अगर ये लोग बार बार मुझे मजबूर न करते तो मैं कभी अपनी पहचान उजागर नहीं करता। मेरे साथी मुझे खुद सामान उठाते देखकर घबरा गए। वे दौड़कर आए और मेरा सामान समेटने लगे। तभी उनमें से किसी ने हंसते हुए पूछा, आखिर लोग हमसे इतना डरते क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे युआंडा ग्रुप कोई अपराधी गिरोह हो। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर एक साथी ने मजाक में कहा, पता नहीं, शायद इसलिए कि हम लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, ठेला ठीक से समेटा और फिर नुओ को हाथ के इशारे से अपने साथ चलने को कहा। वो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलने लगी।
चलते चलते वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मेरे सारे भाई अब भी हमारे पीछे आ रहे थे और कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं था। मैंने बचा हुआ आखिरी टिफिन उसके हाथ में देते हुए अफसोस से कहा, अफसोस? शुरुआत में जो टिफिन तुम्हारे लिए बनाया था उसे मैंने बड़े प्यार से दिल का आकार देकर सजाया था। नुओ नुओ ने टिफिन लिया, आंखों से आंसू। मुझे लगा था आज हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि आप ही गुओ जियांग लॉन्ग हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतनी डरी हुई थी? चाहे मैं इन 15 सालों तक तुमसे कितना भी नाराज रही हूं, फिर भी तुम मेरे पापा हो और मेरी माँ ने भी 15 साल तक हर दिन तुम्हारा इंतजार किया है। चलते चलते नुओ नुओ थक गई। वो सड़क किनारे बने पत्थर के चबूतरे पर बैठना चाहती थी। मैंने तुरंत रुमाल निकालकर पहले उसे अच्छी तरह साफ किया, फिर उसे बैठाया। उसके बैठने के बाद मैंने उसके हाथ में चॉपस्टिक थमाई। एक पिता होने के नाते मैं बस वही कर रहा था जो मेरे बस में था। नुओ नुओ ने चॉपस्टिक हाथ में लेकर पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। फिर मैं अतीत को याद करते हुए बोला, 15 साल पहले मैंने अपने भाइयों के साथ मिलकर युआंडा ग्रुप की स्थापना की थी। हम ईमानदारी से अपना कारोबार करते थे, लेकिन उस समय हालात आज जैसे शांत नहीं थे। कई आपराधिक गिरोह बार बार जबरदस्ती हमारा कारोबार छीनने की कोशिश करते थे। हम सब उनसे तंग आ चुके थे और एक बार खुलकर मुकाबला करना चाहते थे। लेकिन मैंने अपने भाइयों से कहा, तुम सबके परिवार हैं। अगर तुम अपराधियों से भिड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे बेहतर है इससे दे उनके सरदार को खत्म किया जाए। मैंने नुओ नुओ की ओर देखकर कहा, हाँ, उसी मौत के फैसले वाली चिट्ठी के बाद मुझे डर था कि अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने अपने शरीर पर क्षितिगर्भ बोधिसत्व का टैटू बनवाया। इसके बाद मैंने उसे 15 साल पहले की पूरी सच्चाई बताई। मैंने अपने पूरे शरीर पर लोहे की कई मोटी चादरें बांध ली थीं। उनकी वजह से तेजी से चलना मुश्किल था, इसलिए मैं पहले से ही दुश्मनों के मैदान के नीचे छिप गया। जैसे ही उनका सरदार मेरे ठीक ऊपर आया, मैंने नीचे से वार किया और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद मुझे अकेले ही पूरे गिरोह का सामना करना पड़ा। मुझे याद भी नहीं कि उस दिन मेरे ऊपर कितनी तलवारें चली थीं। अगर मैंने शरीर पर लोहे की परतें न बांधी होती तो शायद मैं उसी दिन मर जाता। जब दुश्मनों ने मेरे कपड़े काटे और देखा कि मैंने अपने शरीर को मध्यकालीन कवच की तरह लोहे की चादरों से ढक रखा है, तो वे गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मुझे कुचलने के लिए भारी मशीनें मंगवा लीं। लेकिन उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और मेरी जान बच गई। उस घटना के बाद दुनिया मुझे गुओ जियांग लॉन्ग के नाम से जानने लगी, लेकिन इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। मुझे 20 साल की जेल की सजा हुई। जेल जाने के बाद मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूं। मैंने नुओ नुओ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक अच्छा पिता बनने के लिए मैंने जेल में पूरी लगन से खुद को बदला। अच्छे व्यवहार की वजह से मेरी सजा 5 साल पहले ही कम कर दी गई। मैं सिर्फ इसलिए जल्दी बाहर आया ताकि तुम्हें बड़ा होते हुए अपनी आंखों से देख। तो माँ ने मुझे ये सब कभी क्यों नहीं बताया? मैंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि हमारे दुश्मन साधारण लोग नहीं थे। अगर उन्हें तुम्हारी पहचान पता चल जाती तो वे तुम्हारे पीछे पड़ जाते। इसी डर से इन सालों में हमने अपने भाइयों से भी तुम्हारी मदद नहीं ली, और तुम्हारी माँ ने भी कभी किसी को तुम्हारी असली पहचान नहीं बताई। क्यों मानते हैं? तभी मेरे एक भाई ने भावुक होकर बताया कि उस समय उन सभी के परिवार थे, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए जब दुश्मनों से भिड़ने का समय आया तो मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अपनी जान दांव पर लगाकर अपने भाइयों को बचाऊंगा। मैंने नुओ नुओ को बताया कि उस समय मुझे उसके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। मैंने तो उसकी माँ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो मुझे भूलकर किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर ले। अगर मुझे पता होता कि वो मेरी बेटी को जन्म देने वाली है तो मैं कभी ऐसा फैसला नहीं करता। यही पछतावा मुझे इतने सालों तक सच बताने से रोकता रहा। मैंने अपने भाइयों से कहा कि अब वे सब वापस चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे किसी गैंगस्टर की तरह देखें। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि 15 साल पहले मैंने उनकी जान बचाई थी और अब उनकी बारी थी मेरा एहसान चुकाने की। मैंने साफ कह दिया कि मैंने जो कुछ किया था वो किसी बदले की उम्मीद में नहीं किया था। अगर वे मेरा साथ देना चाहते हैं तो बस कभी कभी मेरे ठेले से एक टिफिन खरीद लिया करें। तभी नुओ नुओ ने मासूमियत से कहा कि वो भी अमीर बाप की बेटी बनना चाहती है। मैंने उसे समझाया कि इंसान को अपनी मेहनत से कमाकर जीना चाहिए और भाईचारे का बदला पैसे से नहीं लिया जाता। लेकिन उसने भावुक होकर कहा कि मेरी वजह से वो और उसकी माँ 15 साल तक दुख झेलते रहे हैं। अब जब लोग खुद मेरा एहसान चुकाना चाहते हैं तो उसे और उसकी माँ को एक अच्छी जिंदगी मिलने में क्या बुराई है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। आखिरकार मैंने अपने भाइयों से कहा कि अगर वे सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे लिए उस स्कूल की कैंटीन खरीद दें। लेकिन मेरे भाइयों ने उससे भी बड़ा फैसला लिया।
उन्होंने युआंडा ग्रुप की सभी 26 कैंटीनों का संचालन मुझे सौंप दिया और कहा कि मैं उन्हें चलाऊं, किराया बाद में दे देना। मैं पहले ये सब लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी की खुशियों के लिए मैंने अपना अभिमान छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद मैंने 2 पोर्शे गाड़ियां खरीदी, एक अपनी पत्नी के लिए और दूसरी अपनी बेटी नुओ नुओ के लिए। धीरे धीरे नुओ नुओ ने गलत संगत छोड़ दी, पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उसके अंक लगातार बेहतर होने लगे। उसने कहा कि वो आगे चलकर कैटरिंग मैनेजमेंट पढ़ेगी ताकि मेरे कारोबार में मेरा साथ दे सके। अपनी बेटी को सही रास्ते पर लौटते देखकर मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी नाम, शोहरत या ताकत में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ एक शांत और सम्मानजनक जीवन जीने में है। उस दिन के बाद दुनिया के लिए गुओजियांग लॉन्ग की कहानी खत्म हो गई। अब सिर्फ एक ऐसा इंसान बचा था जो अपनी पत्नी और बेटी से बेहद प्यार करता था और एक ईमानदार कैंटीन मालिक के रूप में सुकून भरी जिंदगी जी रहा था।